तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा, साथ साथ में एमपी कृषि विस्तार अधिकारी 2026, इसके अलावा एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या फिर एमपी ग्रुप 4 अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीएसबी के ऐसे कोई भी एग्जाम जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम कंप्यूटर के एमएस ऑफिस को कवर करने वाले हैं। क्यों? जैसा कि आपने देखा एमपीएसबी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर 100% अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो मान करके चलिए 30% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एमएस ऑफिस से ही देखने को मिलेंगे। यानी एमएस ऑफिस सबसे फेवरेट टॉपिक है। एमपी कृषि विस्तार अधिकारी वालों का एग्जाम 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अभी के अकॉर्डिंग अभी कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है, तो उस हिसाब से हम पहले उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी पूरा हम आपका कंप्यूटर इसी YouTube पर करवाने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के लिए या फिर इसके बाद में जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं। फिलहाल हम मेन टॉपिक से शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ाएंगे और एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आपको कराते चलेंगे। तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपीएसबी का ये ट्रेंड देखा गया है, चाहे वो 2021-2023 का एमपी ईआरओ का एग्जाम हो या फिर आपका एमपीएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हो या अभी रिसेंट में जनवरी में एमपीएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का एग्जाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, वहां पर भी एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। एमपीएसआई में भी एमएस एक्सेल के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ना, तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। और एमपीएसबी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की सारी क्लासेस आपके पास में आती रहेंगी। एमपी कृषि विस्तार अधिकारी वालों के 4 यूनिट हमने करवा दिए हैं, किसके? कृषि वाले टॉपिक के। आज आपकी अगली यूनिट लगभग शाम को आ जाएगी 8 बजे या फिर कल सुबह यूनिट नंबर 5 जो है उसकी वीडियो आएगी। बाकी पीडीएफ तो हम ग्रुप में डाल चुके हैं जिन लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं कृषि विस्तार अधिकारी के। ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले एमएस ऑफिस की बात कर लेते हैं कि एमएस ऑफिस आखिर होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सूट है, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ में जब मिला देते हैं तो हम उसको एक सूट बोलते हैं। जैसे तुम कोई सूट पहन रहे हो ना, सफारी सूट पहन रहे हो, तो उसको कहेंगे सूट पहन रखा है। उस सूट में आपने क्या पहना है? सफारी पहना है और पैंट पहना है ना, लेकिन उसको सूट कहते हैं। तो इसी तरह से यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सूट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1989 में, यानी एमएसी मैक के द्वारा 1989 में और 1990 में विंडो के लिए भी लॉन्च किया गया था। ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है, 1989 में मैक के लिए और 1990 में विंडो के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह ऑफिस से जुड़े कार्यों जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, डेटाबेस मैनेज करना, स्प्रेडशीट बनाना, इसको आसान बनाता है। इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? ये स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए है। और आप जानते हैं भाई, आप कृषि विस्तार अधिकारी बने या फिर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां पर ऑफिस का काम ज्यादा होगा, वहां पर ही आपके लिए जो है कंप्यूटर को रखा जाएगा। जैसे कि आपका पटवारी का एग्जाम हो गया, भाई आप ऑफिस वर्क करते हैं, फील्ड के साथ साथ में ऑफिस वर्क करते हैं और ऑफिस वर्क के लिए आपको एमएस ऑफिस आना जरूरी होता है, इसलिए आपसे एमएस ऑफिस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन आएगा इसके अंदर? इसके अंदर सबसे नंबर 1 पे आएगा एमएस वर्ड, जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। भाई डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर नोट्स बनाने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने ये नोट्स क्रिएट किए हैं तो एमएस वर्ड के थ्रू ही क्रिएट किए हैं। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन हम जो है एमएस वर्ड पे ही नोट्स बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका एमएस एक्सेल। इसमें आपको स्प्रेडशीट मिलेगा। एमएस एक्सेल का कार्य क्या होता है भाई? कैलकुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और चार्ट्स बनाने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। फिर आता है एमएस पावर पॉइंट। इसका यूज कहां पर करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए, यानी स्लाइड बनाने के लिए। जब कभी आपने हमारी स्लाइड वाली क्लासें देखी होंगी, जैसे कि हम एमपीजी के जो पैरेलल लेकर के चल रहे हैं, एमपीजी की थ्योरी क्लास आप देखेंगे तो वहां पर हम स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, तो वो स्लाइड आप एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत बना सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में एमएस एक्सेस। अब ये क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आरडीबीएमएस है, जिसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं। भाई कौन सा डेटा कहां पर कितना जाना है, उसका यूज हम एमएस एक्सेल के थ्रू जो है करते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़े, इसका आगे का पार्ट देखते हैं, थोड़ा स्पीड भी लेकर के चलेंगे, है ना। देखिए, एमएस एक्सेल सबसे हम पहले यहां पर पढ़ने वाले हैं। एमपीएसबी एमपीआरएईओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरू से ही आपको बता चुके हैं ना। तो जितने भी कृषि विस्तार अधिकारी वाले हों या जो भी आपका एमपी ग्रुप 4 या फिर ईएसबी की कोई एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से दिमाग खोल करके ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना है। ठीक है, देखिए
इसमें हमने लास्ट में 60 क्वेश्चन रखे हैं, 60 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें 50 आपके नॉर्मल एमसीक्यू हो जाएंगे और 10 हमने स्टेटमेंट वाले जो एमसीक्यू होते हैं, कथन वाले, उनको भी रखा है। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमपीएसबी परीक्षाओं में इसकी बेसिक संरचना, सेल एड्रेसिंग, शॉर्टकट कीज, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका पूछेंगे, सेल एड्रेसिंग पूछेंगे, शॉर्टकट कीज पूछते हैं। यही तीनों से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। इन तीनों को ही हम यहां पर कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन देख लीजिए। इसके बारे में फाइल एक्सटेंशन कब तक क्या कैसे थे, तो 2003 तक एमएस एक्सेल के जो फाइल एक्सटेंशंस थे वो आपके .xls हुआ करते थे। ठीक है, कब? 2003 तक। 2003 के बाद में 2007 तक जो है, 2007 और उसके बाद में, ठीक है ना, यानी 2007 तक तो यही रहे थे। अब 2007 और उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में .xlx एक और x जुड़ गया है। ठीक है, तो समझो 2003 से 2007 तक केवल .xls थे। ठीक है, लेकिन जब 2007 के बाद वाले अगर हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की, तो उसमें लास्ट में एक x और जुड़ गया है। तो आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, 2003 तक कितने थे और 2007 से अब तक कितने हैं, तो दोनों हमने आपको यहां पर बता दिया है। एक्सेल टेम्पलेट क्या है? अगर एक्सेल टेम्पलेट की बात करते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो .xlt, उसके बाद में एक x और हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल टेम्पलेट हो गया और ये नॉर्मल एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन हो गया। फाइल एक्सटेंशन जानते हैं ना क्या होता है भाई? किसी भी फाइल के लास्ट में जो लगा रहता है ना, उसी को हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड की बात करें तो लास्ट में DOX लगा रहता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। DOCX लगा रहता है, जिसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक्सटेंशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फाइल आखिर है किसकी। एमएस वर्ड की है, एमएस एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है। पावर पॉइंट में लास्ट में PPT लगा रहता है, कहते हैं भाई PPT बना दो, तो लास्ट में PPT लगा रहता है। तो इससे हमें फाइल के बारे में जानकारी मिलती है। बिना खोले हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आपकी जो है एक्सेल की फाइल है, ये आपकी जो है वर्ड की फाइल है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए एक्सटेंशंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने फिलहाल 2 एग्जाम हैं और दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा की बात करें तो आगे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आपका MP पटवारी का एग्जाम हो, ग्राम सचिव का एग्जाम हो या फिर MPSI हो, फिलहाल अभी यही सुनाई में आ रहा है, लेकिन अभी बता देंगे आपको MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम अब ESB कराता है वो केवल एक परीक्षा लेगा, जिसे मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता कहेंगे और ये अक्टूबर में होने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होगा एग्जाम, हो चुका है, पैटर्न चेंज मेरे भाई, कुछ मत सोचो, तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और इसमें आपका ये सारे एग्जाम आने वाले हैं। अब इन सारे एग्जाम में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट आएंगे, जैसा अभी सिलेबस दिया गया है, हालांकि बहुत डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, फिर भी यहां पर पता चला है कि MPG के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, DI, करंट अफेयर, GK GS, ये सब कुछ आपका पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता में। आपको देखने में छोटा सा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसे डिकोड करेंगे तो आप देखेंगे भाई उसमें 8 के 8 9 सब्जेक्ट सारे उसमें ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको हम 199 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ में कृषि विस्तार अधिकारी के जो CSET वाला पोर्शन है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो भी आपको इसी में उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये नोट्स ले लेने हैं। अगर आपका MPSI पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराया जाता है, तो भी आपके इन्हीं में से सब्जेक्ट आ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, यही सब्जेक्ट रहेगा, तो वो आपके वहां पर भी काम आ जाएगा। ठीक है, और अगर ESB कराती है तो सामान्य अर्हता परीक्षा में तो काम ही आएगा। यही परीक्षा तय करेगी कि आपकी नौकरी कब लगने वाली है। जितने ज्यादा नंबर आप इस एग्जाम में ले आ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि अब इसके मेरिट बेस पर ही जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, प्राप्त कैसे करेंगे? कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, सीधे आपको ये QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पर 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस WhatsApp नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, नीचे लिख देना कि आपको कौन से एग्जाम के नोट्स चाहिए, है ना। अगर कृषि विस्तार अधिकारी की चाहिए तो अलग मिलेंगे, बाकी सभी सामान्य अर्हता के आपको 199 में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, विदाउट लिंक वाला, उसमें कोई ऐड ही नहीं हो सकता है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम आपका स्क्रीनशॉट देखेंगे, फिर आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे और आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और सारी PDF आप डाउनलोड कर लेंगे और आराम से पढ़ाई चालू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये CSET और MP पुलिस वालों के लिए हो गया। अब जिन लोगों का एग्जाम मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी का है, वो लोग देख लें, आपको भी मात्र 199 का पेमेंट करना है, कोई अलग से नहीं करना है। आपको सारा CSET और ये कृषि वाले सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 199 में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो कृषि विस्तार अधिकारी का नोट्स लेगा उसको वो वाले नोट्स यानी सामान्य अर्हता के लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य अर्हता वाले सारे सब्जेक्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो कुछ करना नहीं है, सारी बातें बता चुके हैं। इसी क्यूआर पर 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देना है। एग्रीकल्चर के सारे नोट्स और सामान्य अर्हता परीक्षा यानी कि सी सेट वाले सारे नोट्स आपको इसी में मिल जाएंगे और बढ़िया से क्लासेस भी आपकी चली रही हैं, आप देख रहे हैं। प्रैक्टिस भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कृषि विस्तार अधिकारी के टॉपिक वाइज हम जो है 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी 10 यूनिट के 1000 क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। जल्दी ही वो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आगे होंगी। तो अब आप लोग जल्दी से नोट्स लेकर के और ग्रुप में शामिल हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होता है, जिसका जो वो होता है एक्सटेंशन वो .xlsm होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा डीप में चलते हैं कि आखिर एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं उनको पहले देखते हैं। तो एक्सेल में एक वर्कबुक होती है और वर्कशीट होता है। सर, वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, वर्कबुक क्या है? एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। भाई, कोई भी फाइल है, अगर आप उस फाइल को बनाएंगे तो उस फाइल का कुछ ना कुछ नाम तो आप देंगे, तो जो नाम आप उसको दे रहे हैं वही जो है क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ठीक है। वर्कशीट क्या है? तो यह रो और कॉलम की ग्रिड होती है जहां डेटा टाइप किया जाता है। इसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एमएस एक्सेल में इस तरह की फाइल बनती है। ठीक है ना, इस तरह से जो है उसमें इस तरह पूरा आपको देखने को मिलता है। तो यही जहां पर आप डेटा फीड कर रहे हैं, इस पूरी जो फाइल आपको दिखाई दे रही, पूरी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो पूरी आपको कह सकते हैं स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम वर्कशीट कहते हैं, इसी को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। यहीं पर आप डेटा को भरते हैं और इन्हीं का समूह क्या कहलाता है? इन्हीं का समूह वर्कबुक कहलाता है। ठीक है। तो एक एक स्क्रीन को आप जब मर्ज कर देंगे तो वो एक वर्कबुक बन जाएगी। ठीक है भाई। अब एमपीएसबी का फैक्ट क्या है जो एमपीएसबी सबसे ज्यादा पूछती है? एमएस एक्सेल 2003, 2007, 2010 में डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट हुआ करती थी, यानी कि एक फाइल में 3 वर्कशीट हुआ करती थी। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 खुलती थी। लेकिन जो नया वर्जन आया है 2013 के बाद में, इसमें डिफॉल्ट रूप से केवल एक वर्कशीट खुलती है। जब आप पहली बार एमएस एक्सेल को खोलेंगे तो एक ही वर्कशीट अब आपको देखने को मिलने वाली है पूरी स्क्रीन पर। पहले 3 वर्कशीट हुआ करती थी। तो ये आपसे पूछा जाता है एमपीएसबी के द्वारा, भाई कब तक 3 थी और कब से 1 हो गई हैं? तो 2003, 7 और 2010 तक 3 हुआ करती थी। 2013 के बाद वाले में अब डिफॉल्ट रूप से केवल एक वर्कशीट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब रो और कॉलम की बात कर लेते हैं। भाई, रो और कॉलम क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। देखिए, रो क्या होता है? तो वर्कशीट में जो आर यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रो, यानी कि पंक्ति हम इसको कहते हैं। ठीक है। इन्हें नंबरों में दर्शाते हैं भाई, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर में दर्शाते हैं। तो सर, कॉलम क्या होता है? तो वर्कशीट में जो खड़ी लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं, जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं और इनको ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस तरह से ABCD में हम दर्शाते हैं। ठीक है। तो भाई, जो आपकी रो होंगी उनको 1, 2, 3 में दर्शाएंगे, जो आपके कॉलम होंगे उनको ABCD में दर्शाएंगे। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है। अब एमपीएसबी की जो रटने वाले योग्य आंकड़े जो हैं, मतलब एमपीएसबी ज्यादा प्रश्न कहां से पूछता है वो देख लीजिए। एमएस एक्सेल 2007 से अब तक क्या कुल रो की संख्या कितनी है? तो कुल रो की संख्या आपकी देखिए कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 ये रो की संख्या है। ये आपकी रिसेंट एग्जाम में पूछी गई है, एमपीएसआई मेंस में पूछी गई थी, एमपीएसआई प्री में भी पूछी गई थी और उससे पहले ग्रुप 4 में भी पूछी गई थी। यानी कि ये एमपीएसबी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कि एमएस एक्सेल में एक सीट में रो की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, आपका 10,48,576 रो होती हैं। ठीक है मेरे भाई, 10 लाख ही है ना, एक बार देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख ही है। ठीक है। सर, कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो कॉलम की संख्या 16,384 होती है। लेकिन कब? ध्यान रखना, एमपीएसबी में के अनुसार एमएस एक्सेल 2007 से अब तक। ठीक है। तो 2007 से आज तक की बात करेंगे तो यह है। 2007 से पहले कुछ और डेटा था, तो कुछ और डेटा 2007 के बाद पहले वाला नहीं पूछते हैं, रिसेंट वाला पूछा गया जो हमने यहां पर कवर किया है। ठीक है। अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है ये भी पूछा गया था, अभी रिसेंट एमपीएसआई में ही ये पूछा गया था अंतिम कॉलम का नाम। तो अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए यहां से 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है। चलिए, अब सेल की बात कर लेते हैं। भाई, सेल क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है, आइए उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है भाई? तो रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन, यानी कि ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, तो ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसी को हम सेल कहते हैं। यानी जहां पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं इसी को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना।
प्रतिच्छेदन को जो बॉक्स बनता है, इससे क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा। कलर चेंज करते हैं, रेड कर लें, है ना, तो बॉक्स अच्छे दिखेगा। ये एक तरह का बॉक्स बन जाता है। इसी बॉक्स को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और डेटा हमेशा सेल के अंदर ही एंटर किया जाता है। आप यहां पर लिखेंगे ATUL, अतुल लिखेंगे ना, तो वो अतुल इसी बॉक्स के अंदर ही आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी बॉक्स को हम सेल कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक्टिव सेल क्या होता है? सर सेल तो समझ में आ गया, एक्टिव सेल क्या है? तो जिस सेल पर वर्तमान में क्लिक किया है, जिसकी बॉर्डर गहरी मोटी हो, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे आप अगर इस वाली सेल में लिख रहे हैं तो इसकी बॉर्डर इस तरह से गहरी हो जाएगी, है ना। तो ये जो गहरी बॉर्डर हो रही है, इसी सेल को हम क्या कहेंगे, इसी को एक्टिव सेल कहते हैं। यानी कि इसका इस वाली सेल में अभी काम हो रहा है, तो ये एक्टिव सेल कहलाएगी। सेल एड्रेस सर हम किसे कहते हैं, ये बता दीजिए। तो देखो सेल एड्रेस क्या होता है, हम जानते हैं भाई, रो को क्या दर्शाते हैं, 1 2 3 4 से दर्शाते हैं, कॉलम को ABCD से दर्शाते हैं। तो अब यही देखा जाएगा कि भाई जो आपका सेल ब्लिंक कर रहा है वो कहां पर कर रहा है। तो भाई पहली रो में कर रहा है, दूसरी कॉलम में कर रहा है, तो उस हिसाब से इसका नाम भी हम रख देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए A1 का मतलब है कि वो जो सेल है ना, वो पहली वाली रो में है, पहले वाले कॉलम में है। तो रो का नाम A हो गया, कॉलम का नाम 1 हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सेल एड्रेस समझ में आ गया। जहां पर रो और कॉलम मिल रहे हैं उनको सेल कहते हैं। जहां पर वो ब्लिंक कर रहा है, जिसमें हम डाटा भरने वाले हैं, मोटी इसकी बॉर्डर हो जाएगा, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। और इसका जो एड्रेस होगा कि ये कौन से रो कौन से कॉलम पर हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, वो सेल एड्रेस कहलाता है। तीनों बातें समझ में आ गई। अब MPSB फैक्ट क्या पूछता है वो देख लीजिए। MPSB के लिए अगर हम नोट्स बना रहे हैं, MPSB की तैयारी करा रहे हैं, तो MPSB के हर फैक्ट को हम यहां पर कवर कर रहे हैं जो रिसेंट में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक्सेल की सबसे बड़ी सेल एड्रेस A1 होती है और सबसे अंतिम सेल एड्रेस XFD 10,48,576 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो लास्ट वाली हो जाएगी। यही तो भैया लास्ट वाली हो जाएगी। भाई हमने कहा था ना कितनी इसमें रो होती हैं, तो रो तो सर 10,48,576 होती हैं, तो ये आपकी लास्ट रो हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भाई लास्ट वाला अंतिम सेल कौन सा होगा, यानी ये रो और कॉलम लास्ट कौन सी होगी, तो लास्ट वाली जो कॉलम होगी वो XFD हो जाएगी और लास्ट वाली जो आपकी रो होगी वो आपकी 10,48,576 हो जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। समझ में आ गया। तो ये लास्ट का सेल एड्रेस होता है। इस सेल एड्रेस को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, XFD 10,48,576, ठीक है। ये आपका अंतिम सेल होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं जो आपको MS एक्सेल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नेम बॉक्स। कि सर नेम बॉक्स कहां पर देखने को मिलेगा, तो जो फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला बार के ठीक बाईं ओर जो है आपको नेम बॉक्स देखने को मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको नेम बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है, तो ये वर्तमान में चुनी गई एक्टिव सेल का एड्रेस, जैसे कि B4 में है, C7 में है, इसको दर्शाने का काम करता है। और यह MPSB का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। तो नेम बॉक्स क्या करेगा, नेम बॉक्स वो चीज दर्शाएगा जहां पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, जहां पर सेल ब्लिंक हो रही है, जिस सेल का बॉर्डर एक्टिव है। तो एक्टिव सेल का जो है नाम दर्शाने का काम कौन करेगा, नेम बॉक्स करेगा। सबके काम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब MCQ लगाएंगे तो फॉर्मूला बार क्या होता है। अब फॉर्मूला बार के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मूला बार कहां पर होता है, क्या होता है, तो यह रिबन के नीचे और वर्कशीट के ठीक ऊपर एक लंबी पट्टी होती है। वर्कशीट समझ गए ना भाई, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो आपकी वर्कशीट कहला रही है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट कहते हैं और स्प्रेडशीट के जस्ट ऊपर आपको जो है जो आपका फॉर्मूला बार है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक लंबी सी पट्टी होती है, ये आपकी फॉर्मूला बार कहलाती है। रिबन के ये जस्ट नीचे स्थित होती है, ठीक है। रिबन कहां पर होगा, रिबन यहां पर ऊपर रहता है। अभी रिबन के बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए इसका काम क्या होता है, तो ये एक्टिव सेल में जो भी आप टाइप कर रहे हैं, चाहे टेक्स्ट हो या फॉर्मूला हो, वह फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। आपने क्या टाइप किया है और कैसे कैसे क्या आप लिख रहे हैं, वो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिखता रहेगा। ऊपर एक लंबी सी पट्टी होती है। आप यहाँ सेल के कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। आपने सेल में कुछ लिख दिया है, अब आपको एडिट करना है, तो आप फॉर्मूला बार में जाकर के एडिट कर सकते हैं, ठीक है। MPSB फैक्ट क्या है ये भी देख लो। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, कोई भी फॉर्मूला आप लिख रहे हैं भाई, सम लिख रहे हैं, गुणा लिख रहे हैं, भाग लिख रहे हैं, तो हमेशा आपको पहले बराबर लगाना होगा, इक्वल टू लगाना होगा, उसके बाद में आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो सम A1 रेशियो A5, ये क्या हो गया कि सम मतलब जोड़ दीजिए किसको, जो भी चीजें A1 में लिखी गई हैं और जो भी चीजें A5 में लिखी गई हैं, तो A1 से लेकर के A5 तक के सभी कंटेंट को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो तुरंत जोड़ करके आपको दिखा देगा। लेकिन फॉर्मूला देना पड़ेगा और फॉर्मूला की शुरुआत बराबर से होती है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए रिबन क्या होता है, रिबन देख लेते हैं। लास्ट में पूरी हमने टेबल भी बना रखी है, बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है।
रिबन और टैब्स क्या होते हैं देखिए, ये एक्सेल स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में होता है जहां सारे कमांड ग्रुप में बटे रहते हैं। तो रिबन और टैब ये आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, एक्सेल सीट के सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा रिबन और टैब। यहाँ पर आपको वो सारे कमांड देखने को मिल जाएंगे, सारे कमांड जो है बटे रहते हैं। जैसे कि आप वर्ड में देखेंगे तो ऊपर पेंट करने का ऑप्शन रहता है, कलर बदल चेंज कर दीजिए, है ना, इसका जो है साइज बड़ा कर दीजिए, ये सब कर दीजिए, वो सब आपको यहाँ पर रिबन और टैब्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले होम टैब की बात करेंगे, क्या होता है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, रैप टेस्ट कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर का विकल्प आपको होम टैब में मिलेगा। यहां से प्रश्न सीधे बनता है, आप हमको ये बताइए कि एमएस एक्सेल में कौन से वाले टैब में हमको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप कहेंगे सर होम टैब में हमको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है ना। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब क्या होता है, तो चार्ट, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पिवट टेबल हो गया, डेटा को समराइज करने के लिए और हाइपर लिंक डालने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। कोई आपसे पूछता है कि हाइपर लिंक एमएस एक्सेल में कहां से डालेंगे, तो सर इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, वहां से हम डालेंगे। डेटा टैब क्या होता है, यहां पर आप डेटा वैलिडेशन जैसे सॉर्ट कर सकते हो, भाई ए से जेड तक कोई चीज हो वो दिखा दो, जेड से ए तक कोई चीज हो वो दिखा दो। तो ये सारा फिल्टर लगाने का काम हम कहां पर करते हैं, डेटा टैब में हम फिल्टर लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, गर्मी बहुत पड़ रही भाई साहब, है ना। वर्तमान में हम प्रयागराज आए हुए हैं, जो हमारा कह सकते हैं पुश्तैनी घर है ना, वास्तविक घर जो है, ठीक है। हमारे बाबा दादा प्रयागराज में थे, प्रयागराज से हम फिर पहुंचे मुरैना, ठीक है ना, मुरैना में फिर मुरैना के बाद में हम इंदौर में आ गए, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, यानी हमने गंगा का भी पानी पिया है, यानी शांत पानी भी हमने पिया और हमने चंबल का पानी भी पिया है। तो भाई ये दोनों चीज़ें हैं अपने अंदर, है ना। खैर ये मजाक की बात थी। फिलहाल हम प्रयागराज में हैं अपने घर पर, घर का मतलब हो जाएगा अपने पुश्तैनी घर पर, कुछ दिनों में इंदौर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है मेरे भाई, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। इंदौर में तो मज़े ही मज़े थे, वहाँ पर तो न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी, ठीक है। कल आपको एमपीजीके में पढ़ाया था, है ना। चलिए अगला देखिए, अब हम यहाँ पर एक हमने शीट बना रखी है, मतलब एक टेबल बना दिया जहाँ पर आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। तो एमपीएसबी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टेबल ये रही आपके सामने। देखिए इसमें आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हमने दे रखी हैं और इसके कहां पर कैसे यूज होते हैं वो दे रखे हैं, क्योंकि यहां से आप मान के चलिए 2 नंबर आप इस वाली टेबल से पूरा कर लेंगे अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स ले रखी है उनके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में अभी ये टेबल डल जाएगी, बाकी जिन्होंने नहीं ले रखी है वो आप यहां से इसको याद कर सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो F2 जो कुंजी होती है कीबोर्ड में, F2 की एक्सेल में किस लिए यूज करते हैं, तो एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए या डायरेक्ट सेल के अंदर लिखने के लिए हम F2 का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। F11 का प्रयोग क्यों करते हैं, चुने गए डेटा से नया चार्ट बनाने के लिए एक्सेल में F11 का प्रयोग किया जाता है। कलर फिर से हम ग्रीन कर लेते, ओह ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ में F11 क्यों दबाते हैं, शिफ्ट के साथ में अगर आप F11 दबा रहे हो तो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे, अब कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो शिफ्ट प्लस जो है आपका F11 से नई वर्कशीट आ जाएगी। कंट्रोल के साथ में अगर आप स्पेस को दबाते हो तो क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा जो आपका कॉलम है, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ है पूरा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भाई आप कंट्रोल के साथ में स्पेस दबा दीजिए। शिफ्ट के साथ में स्पेस दबा रहे हो तो पूरी की पूरी जो रो है वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में आप सेमी कॉलम दबा रहे हो तो क्या होगा, सेल में वर्तमान तारीख डल जाएगी। तो पूछेंगे करंट डेट डालने के लिए एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप कहोगे सर कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन दबा देंगे, ये वाला चिन्ह दबा देंगे, ओके। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दो, शिफ्ट के साथ में केवल कॉलन दबा दो तो क्या होगा, सेल में वर्तमान टाइम डल जाएगा, करंट टाइम डल जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉलन दबा देते हैं, आप इसको विसर्ग भी बोल सकते हैं ना, विसर्ग दबा दोगे तो क्या होगा, आपकी करंट डेट डल जाएगी, वो करंट टाइम डल जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना, करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कॉलन और करंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के साथ में पेज डाउन या फिर पेज अप अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा, अगली या पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ में पेज अप या फिर पेज डाउन वाली कुंजी को दबाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया, जहां से पूरी थ्योरी बन सकती थी। लगभग आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास में नहीं है, हमको MCQ भी कंप्लीट करने। पानी पी ले, हर 10 मिनट पे पानी पीते रहो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, उमस है, पसीना निकलेगा तो फिर पानी अपना शरीर से बाहर निकलेगा तो उसको रिकवरी भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं सीधे MCQ की तरफ। 50 नॉर्मल MCQ,
नॉर्मल का मतलब है इस तरह वाले एमसीक्यू, है ना, उसके बाद 10 स्टेटमेंट वाले। ठीक है, चले शुरू करें, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? अभी ऊपर पढ़ा कर आ रहे हैं, इक्वल टू का प्रयोग करेंगे कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर पूरा डिटेल भी देख सकते हैं, ये भी हमने लिख दिया है। एमएस एक्सेल में कोई भी गणितीय या लॉजिकल फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। इसके बिना एक्सेल डेटा को केवल सामान्य टेक्स्ट ही मानता है। अगर बराबर नहीं लगाया तो वो ये सोचेगा कि कोई नॉर्मल टेक्स्ट आप लिख रहे हो। अगर आपने बराबर लगा दिया तो वो समझ जाएगा कि आप कोई ना कोई फॉर्मूला देने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एमएस एक्सेल में किसी रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? बताया था ना अभी, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। इस बिंदु को क्या कहेंगे जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अभी आपको बता करके आए हैं, तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हम ऐसी एमपी के में भी करते हैं, भले ही थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाएं लेकिन थ्योरी जरूर पढ़ाएंगे, तभी आपको एमसीक्यू करवाएंगे, है ना। तो यही हमारा प्रयास आगे भी रहेगा। बाकी अब देखते हैं, क्योंकि समय तो कम है। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम डेट ये बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। सुनने में तो आ रहा है भाई एग्जाम डेट बढ़ने की चांसेस है, बाकी देखेंगे। तो देखो, एक्सेल सीट में जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उस आयताकार बॉक्स को सेल कहते हैं, और हर सेल अपना एक अनूठा एड्रेस होता है। A1 A2 A3 ये आपका सेल एड्रेस होता है। एक बार तो यही पूछ लिया था कि सही सेल एड्रेस इनमें से कौन सा है। ठीक है, A1 डला था, फिर 1A डला था, उसके बाद में 1 डला था, A डला था, तो यहां पर आपको A1 को बिल्कुल सिलेक्ट करना था। ठीक है ना भाई। आगे बढ़े, 3 नंबर का प्रश्न देखिए। 3 नंबर कह रहे हैं एमएस एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करणों में अधिकतम कितनी रोज होती हैं, यानी रो की संख्या कितनी होती है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी आप पढ़ करके आ रहे हैं कि 10,48,576 रो होती हैं, यानी सीधी लाइनों की संख्या इतनी होती है 10,48,576। ठीक है, चलिए। और कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम होते हैं 16,384। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या रहा है, एमएस एक्सेल 2007 उसके बाद के वर्जन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? उसके बाद के वर्जन की कह रहे हैं, 2007 के बाद की। बाद में क्या हुआ था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बाद में एक परिवर्तन आ गया था, इसमें हमने एक्स्ट्रा एक एक्स जोड़ दिया था। 2007 तक तो केवल यही हुआ करता था, लेकिन 2007 के बाद में एक एक्स्ट्रा हमने एक्स जोड़ दिया, तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बता कर को तो आ ही रहे हैं, तो ये पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब ये देख लो, इसमें एक्स का मतलब क्या होता है, हो जाए ये भी हो सकता है, ये भी पूछ ले। तो एक्स का मतलब है XML, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। कह रहे हैं एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो सेल अगर आपको एडिट करना है, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आप दबा देंगे कि सेल एडिट हो जाएगा? तो F2 दबा देंगे। अभी आपको पढ़ा करके आ रहे हैं। चलिए, 6 नंबर पर चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं एमएस एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसका यूज करेंगे कि हम एक नया जो है चार्ट बना दें एमएस एक्सेल के अंतर्गत? बताइए, 4 ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर आपका F11 हो जाएगा। ये भी अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, और ये आपको जो हम छोड़ के चल रहे हैं, तो ऐसा मत छोड़ देना कि छोड़ ही रहे हैं तो हम भी छोड़े। तुम इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, है ना। चलिए, एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देता है? तो बताइए, नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। कहाँ पर होगा नेम बॉक्स? अभी पढ़ा कर आपको आ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार के बाईं ओर होता है। कहाँ पर? फॉर्मूला बार के बाईं ओर जो है नेम बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, और नेम बॉक्स किसे कहते हैं ये सब बताकर आ ही रहे हैं आपको, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी, है ना। एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पूरे के पूरे कॉलम को आप एक साथ में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या दबाएंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, शिफ्ट स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे या फिर आल्ट स्पेस दबाएंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल के साथ में आप स्पेस दबा देंगे तो पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। 9 नंबर पर चलिए। देखिए, एक्टिव सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सारे क्वेश्चन पूछे गए, मन से नहीं ला रहे मेरे भाई, मन से नहीं ला रहे हैं। ये सारे आपको हमने क्या किया है, सारे के सारे आंसर की डाउनलोड की। आंसर की में से जो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस को अलग अलग किए हैं और टॉपिक वाइज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे मेरे भाई। चलिए, तो पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट के साथ में स्पेस दबा दो तो पूरी की पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़िए। 10 नंबर, किसी फॉर्मूला में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर एब्सोल्यूट सेल रिस्पॉन्स बनाना है, आपको सेल रेफरेंस बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो आप उसके साथ में आगे डॉलर लगा दीजिए तो समझ जाएगा एक्सेल की आप किसी भी सेल को क्या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो जब हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो चाहते हैं कि सेल का एड्रेस ना बदले, यानी कॉपी हमने की है पर सेल एड्रेस ना बदले, तो हम रो और कॉलम के आगे डॉलर का चिन्ह लगा देंगे। जैसे A1 है तो इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हम डॉलर का चिन्ह इसके आगे लगा देंगे तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगा।
11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दोनों को दर्शा रहा है कि डे भी देखने को मिल जाए और समय भी हमको देखने को मिल जाए, तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला डाल देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाउ और 2 कोष्टक लगा दो, बंद कर दो। तो नाउ का मतलब हो जाएगा कि भाई एक्सेल समझ जाएगा कि ये चाह रहे हैं कि आज की डेट और वर्तमान टाइम दोनों दिखा दो, तो ये दोनों दिखा देगा, ठीक है ना। तो नाउ फंक्शन सिस्टम वर्तमान दिनांक और समय दोनों को प्रदर्शित करता है, जबकि टुडे जो फंक्शन है केवल वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करेगा। टुडे के साथ में अगर 2 बॉक्स लगा दोगे तो केवल आपको डेट दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाएगा। दोनों देखना है तो नाउ के साथ में 2 जो है वो कॉलम वो लगा सकते हो, कोष्टक लगा सकते हो। अगला, एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की दबा देंगे कि सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाए। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आंसर हो जाएगा आपका F12। F12 दबा दीजिए तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपने आप खुल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर है, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो आपस में जुड़ जाएं, तो क्या दबा देंगे कि वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो है एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। कहते हैं ना भाई ए एंड बी, है ना, तो बीच में जो एंड वाला चिन्ह लगाते हैं उसका आपको यूज करना रहेगा। कैसे, देखिए एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग यानी कि शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए एम्परसेंड, यानी कि ये एंड कहते हैं, एम्परसेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंसोनटेंशन कहते हैं, ठीक है ना, कॉन्केटेंशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है MS एक्सेल 2016 में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, बताइए। MS एक्सेल 2016 की बात कर रहे हैं, लास्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा XFD। भाई यही तो बताया था, लास्ट वाली सेल क्या होती है, XFD। और 10,576 कितनी है ना, 10,48,576, 10,48,576 ये लास्ट सेल होती है। तो वही कह रहे हैं कि लास्ट वाला कॉलम क्या होगा, तो लास्ट वाला कॉलम क्या होगा, XFD हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखिए, कह रहे हैं एक्सेल में सक्रिय सेल, एक्टिव सेल को कैसे दर्शाया जाता है। एक बिंदुवार सीमा के द्वारा, गहरी मोटी सीमा के द्वारा, लाल रंग के द्वारा, ब्लिंकिंग टेक्स्ट के द्वारा। तो कैसे दर्शाते हैं एक्टिव सेल को, अभी आपको बताया था, एक गहरी मोटी उसके चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है, गहरा मोटा, तो ये दर्शाता है कि भाई ये सेल जो है वो एक्टिव सेल है। 16 नंबर देखिए, एक्टिव सेल के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए, एक मिनट, एक्सेल में सेल के अंदर नई लाइन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नई लाइन अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं एक्सेल में सेल के अंदर, क्या दबा देंगे मेरे भाई, तो आप ऑल्ट के साथ में एंटर दबा दीजिए, तो नई लाइन आपकी शुरू हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, सामान्यतः एंटर दबाने से आप अगले सेल में चले जाते हैं, लेकिन एक ही सेल के अंदर दूसरी लाइन अगर आप शुरू करना चाहते हैं, ऑल्ट के साथ में एंटर दबा दो, उसी सेल में दूसरी लाइन चालू हो जाएगी। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है कौन सा फंक्शन एक सीमा रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है जिनमें कोई भी डेटा या फिर टेक्स्ट और नंबर हो। तो जिसमें कुछ भी आपने लिख रखा है उसको अगर आपको काउंट करना है, तो बताइए कौन सी जो है कि इसका प्रयोग करेंगे, कौन से रेंज का प्रयोग आप करेंगे, बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा कॉन्टा, COUNTA, काउंटा का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा, अच्छे से आप पढ़ लेना। चलिए 1 मिनट पानी पी ले भैया, पीते रहना चाहिए पानी, हम बार बार कह रहे हैं 10-10 मिनट के गैप पर आपको पानी जरूर पीना है ना। चलो इसको पूरा कर लेता हूँ, 20 तक करते हैं फिर पीते हैं। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है, बताइए। ऑटो सम कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आल्ट के साथ में प्लस दबा दो और इक्वल टू दबा दो, तो ऑटो सम हो जाएगा। सारी चीजें अपने आप तुरंत काउंट हो जाएंगी, यानी किसी कॉलम या रो में संख्याओं को तुरंत योग, तुरंत सम करने के लिए ऑल्ट के साथ में बराबर का चिन्ह दबाया जाता है, इसे हम ऑटो सम कहते हैं। ऑटो सम का ये शॉर्टकट हो जाएगा। यदि किसी सेल में ये हैज बार बार दिखाई दे रहा है, तो भाई इसका अर्थ क्या है, क्या समस्या हो गई इसमें कि हैज दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, आंसर सही आपका हो जाएगा कि ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, सेल की चौड़ाई जो है डेटा दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी सेल को और चौड़ा करने की आवश्यकता है, तो वो हैज दिखाने लगता है, फिर आप उसे जो है चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखिए, एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट रूप से किसका संग्रह होती है। वर्कबुक में क्या होता है, तो बताया था भी, सारी की सारी वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट मिलकर के एक वर्कबुक का निर्माण करती हैं, तो वर्कशीट का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। अगला है आपका वी लुकअप। वी लुकअप तो बहुत पूछते हैं भाई, ये तो आप स्टार पे लगाए लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वी लुकअप फंक्शन का मेन काम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन भी, कॉलम में वर्टिकल रूप से अगर आपको डेटा खोजना है तो आप वी लुकअप का प्रयोग करेंगे। वर्टिकल लुकअप इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म वर्टिकल लुकअप हो जाएगा, का उपयोग किसी टेबल के पहले कॉलम में वर्टिकल खड़े रूप में किसी मान को अगर आपको खोजना है, यानी इस तरह से अगर आप कोई मान खोजना चाहते हैं इस लाइन में, तो आप क्या करेंगे, वी लुकअप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम क्या काम करेगा, उसी रो से संबंधित सारे डेटा आपको निकाल करके दे देगा। तो वी लुकअप का प्रयोग हम खोजने के लिए करते हैं, इसे वर्टिकल लुकअप कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
22 नंबर पर चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हैं सेल A1 से A10 तक का अगर हमको योग करना है, इसका सही फॉर्मूला क्या होगा। A1 से लेकर के A10 तक का हमको योग करना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपको सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको कैसे कहेंगे, सम, आप कह दो भैया हमको A1 से लेकर के A10 तक जो है पूरा हमको योग करना है, तो आप सीधे वहाँ पर एक फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू सम कोष्टक A1 रेशियो A10। ठीक है, अब ये A1 से लेकर के A10 तक का पूरा योग करके आपको दे देगा। ये रेंज को दर्शाता है, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है। तो एक रेंज को दर्शाने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए A1 से लेकर A10 तक सभी सेल का अगर हमको योग करना है तो A1 और कॉलन A10 दबा देंगे तो पूरा का पूरा योग हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई, गर्मी में बैठ करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, फैन बंद कर रखा है, AC बंद कर रखी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, आवाज़ ना हो, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है, एग्रीकल्चर की लगभग 5-6 क्लासेस कर चुके हैं, लेकिन मेरे भाई किसी भी क्लास पर 500 से ऊपर व्यूज़ नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए पता है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप हमारी मेहनत को समझ ही नहीं रहे हो मेरे भाई। ऐसा मत करो, है ना, वो है ना, ऐसा मत करो मेरी जान, ठीक है, डायलॉग है नहीं, तो ऐसा मत करो यार, शेयर करो, है ना। मेहनत नहीं दिख रही है क्या आपको भाई, आप कर रहे हो तो हम भी तो कर रहे हैं ना, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री यूट्यूब पर करवा रहे हैं। बाकी सारे लोग आप देख, कोई 499 का पढ़ा रहा है, 799 का पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है ना। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि सारे का सारा जो मैटर है आपका वो यहीं पर करा दें, फ्री में करा दें, लेकिन उसके बदले में आप लाइक और शेयर ही नहीं करते हो, कमेंट तो एक भी देखने को ही नहीं मिलता मेरे भाई, है ना। अलग ही सिस्टम है आप लोगों का भी। चलो ठीक है, अपन तो अपना काम करते हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं। एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या होता है, कैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में H दबा दो तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या होता है ये वो देखो, किसी विशेष डेटा को खोजने और दूसरे डेटा से बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ में H दबा दीजिए, अपने आप वो डेटा फाइंड हो जाएगा और अपने आप वो एक्सचेंज यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। देखिए MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको MS एक्सेल में कोई फंक्शन डालना है तो क्या करेंगे आप भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो किसी भी फंक्शन को डालने के लिए हम शिफ्ट के साथ में F3 दबा देंगे, तो शिफ्ट प्लस F3 जो है वो किसी भी फंक्शन को MS एक्सेल में डालने का शॉर्टकट की होता है। तो देखो, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शिफ्ट के साथ में F3 का उपयोग किया जाता है, जहाँ आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी इनबिल्ट फंक्शन को चुन सकते हैं। आगे बढ़ें, 25 नंबर। समय बहुत लग रहा है, अभी आधे पर ही आए हैं, आधा भी नहीं हुआ है अभी, है ना। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। देखो, एक्सेल में वर्तमान दिनांक करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो अभी आपको बता कर आए हैं। करंट डेट आपको डालना है तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन दबा देंगे, यानी आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा डिटेल, ठीक है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कह रहे हैं MS एक्सेल में पिवट टेबल, भाई पाई चार्ट हो गया, कुछ भी आपको अगर डालना है तो क्या करेंगे। पिवट टेबल का मुख्य उपयोग क्या होता है, क्या करते हैं हम पिवट टेबल का, भाई बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़े डेटा को संक्षेप में और विश्लेषण करने के लिए। भाई कोई बड़ा डेटा है उसको छोटे में दर्शाना चाहते हैं, संक्षेप में बताना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन भी हो गया। अब 27 नंबर पर चलिए। किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो एक्सेल का कौन सा एरर आ जाता है। कोई भी संख्या आप उसको शून्य से डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार का एरर आएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज, डिवाइड और आपका 0, इस तरह से लिख करके आ जाएगा। तो समझ लीजिए कोई किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, किसी एक्सेल फाइल को सुरक्षित करने, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का विकल्प किस टैब में होगा कि आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से टैब में आपको देखने को मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू में जब आप जाएंगे तो वहां पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वर्कबुक या वर्कशीट को अनाधिकृत बदलावों से बचाने के लिए पासवर्ड लगाने का विकल्प रिव्यू टैब के अंतर्गत प्रोटेक्ट सीट या फिर प्रोटेक्ट वर्कशीट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको प्रोटेक्ट सीट मिल जाएगी या प्रोटेक्ट वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कबुक मिल जाएगी, जिस पर आप जो है लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। 29 नंबर, देखो, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप फॉर्मेट सेल्स को खोलना चाहते हैं, बताइए क्या शॉर्टकट की दबा देंगे। तो कंट्रोल के साथ में 1 दबा दो तो अपने आप फॉर्मेट सेल जो है वो अपने आप डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल वाला खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए। 30 नंबर पर चलते हैं, ये रहा
30 नंबर कह रहे हैं एक्सेल में किस सुविधा का उपयोग करके सेल के टेक्स्ट को कई लाइनों में एडजस्ट यानी लपेटा जा सकता है, किस सुविधा का हम प्रयोग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर लगा लिया होगा आपने। सही आंसर आपका ऑप्शन बी रैप टेक्स्ट हो जाएगा। रैप टेक्स्ट का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट को कई लाइनों में एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही टेक्स्ट को आप कई लाइनों में एडजस्ट कर सकते हैं कि वो इस लाइन में भी आ जाए, नीचे भी दिख जाए और नीचे दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर ये रहा। एक से अधिक चयनित सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी बहुत सारे सेल थे, सेल जानते हैं ना, इस तरह के सेल थे, आपने इन सब को मिला दिया, इन सब को मर्ज कर दिया और एक बहुत बड़ा सा सेल बना दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे। सही आंसर सी, इसे हम मर्ज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ज सेल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक आसपास की सेल को जोड़कर एक सिंगल सेल बनाने की प्रक्रिया को मर्ज सेल कहा जाता है। इसका प्रयोग अक्सर हेडिंग के बीचों बीच, मतलब हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 32 नंबर देखिए, किसी शर्त के आधार पर सेल के रंग या फॉन्ट को बदलने के लिए किसका यूज करेंगे। आप चाह रहे हैं कि भाई रंग जो है वो पर्पल कलर का हो जाए और फॉन्ट जो है वो रेड कलर का हो जाए, है ना। तो आप एक कंडीशन बना रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ये रहा 4 ऑप्शन। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसको कहते हैं, जहां पर हम कंडीशन बना करके अपने सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप सेल की वैल्यू पर एक शर्त लगा सकते हैं, 50 से कम होने पर लाल रंग हो जाए, शर्त पूरी होने का फॉर्मेट जो है अपने आप बदल जाएगा। अगर 50 से जैसे ज़्यादा होगा, आपने फॉर्मेट लगा रखा है, तो फिर आगे की सेल रेड कलर की हो जाएगी, है ना। तो जो आप बोलेंगे, जो फॉर्मेट आप लगाएंगे, उसके आधार पर काम होता रहेगा। 33, एक्सेल में मैक्रो क्या होता है बताइए। मैक्रो शब्द का यूज किस लिए करते हैं MS एक्सेल के अंतर्गत। तो यह एक प्रकार का वायरस है, बार बार दोहराए जाने वाले रिकॉर्ड का टूल है, इनबिल्ड फॉर्मूला है, इंटरनेट से डाउनलोड करने का टूल है, क्या है बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बार बार जो फॉर्मूले दोहराए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो का यूज कर लेते हैं। उन सारे फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस मैक्रो में सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए 34 देखिए, कौन सा व्यू यह देखने के लिए सबसे अच्छा कि प्रिंट होने पर पेज क्या कहाँ से कट रहा है, कहाँ कैसा दिख रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें हमको दिख जाएं। तो इसके लिए हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे, है ना। कि भाई जिस तरह से हमने यहाँ पर सीट अपनी बना दी है, अब हमको ये जानना है कि कहीं ये सीट बीच से कट तो नहीं जाएगी, हम प्रिंट निकालेंगे, या फिर यहाँ से तो नहीं कट जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे। यानी कि पेज ब्रेक करके हमें प्रीव्यू दिखा दीजिए, तो अपने आप प्रीव्यू दिखा देगा और आपको बता देगा कि ऐसा प्रिंट निकलने वाला है, देख लो भैया। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। 35, एक वर्कबुक में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो अभी आपको बताया था कि एक वर्कबुक में अगर आप नई सीट जोड़ना चाहते हैं, आपको शिफ्ट के साथ में F11 दबाना होगा। ये पूरा आपको डिटेल दिया है। चलिए 36 नंबर 36 छोटा करना पड़ेगा। देखिए कह रहे हैं एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, फ्रीज पेन का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो सही आंसर आपको हो जाएगा स्क्रॉल करते समय हेडिंग यानी रो और कॉलम को एक जगह स्थिर करने के लिए। भाई आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो, चीज़ों को नीचे लेकर के आ रहे हो, तो भाई रो और कॉलम ना बदले, इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर फ्रीज पेन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि रो और कॉलम वैसी की वैसी रहती है और आप स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा सॉल्यूशन है। 37 नंबर पर चलते हैं। वह कौन सा एक्सेल फीचर है जो एक निश्चित पैटर्न के आधार पर सेल्स को ऑटोमेटिक रूप से भरता है। एक निश्चित पैटर्न आपने बता दिया है कि भाई ए के साथ में 10 जोड़ना है, अगले में ए के साथ में 11 जोड़ना है, अगले में ए के साथ में 12 जोड़ना है, तो अपने आप फिर भरता चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, जो ऑटोमेटिक रूप से भरता चला जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा, हम उसको ऑटोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोफिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दिया है। आगे बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस लिए हम डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लो। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि सेल में दर्ज किए जा सकने वाले डेटा के प्रकार को सीमित करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्या, डेटा वैलिडेशन। ठीक है मेरे भाई, पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में एक मान्य सेल संदर्भ है। मान्य सेल संदर्भ नहीं है, यानी कि एक सेल रेफरेंस नहीं है। बताइए कौन सा एक सेल रेफरेंस नहीं है। A1 सही है, कैपिटल A1, $1 या फिर 1A, कौन सा एक इसमें से ऐसा है जिसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1A का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाई हमने पहले बता रखा कि ABCD पहले आएंगे, 1 2 3 बाद में आएंगे, तो इसका प्रयोग तो हर जगह हो जाएगा, यानी A1 कर सकते हैं, कैपिटल A1 कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर 1A नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, यानी पहले नंबर आता है फिर लेटर, ये अमान्य हो जाएगा। पहले लेटर आएगा फिर नंबर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। आगे बढ़िए 40 नंबर। MS एक्सेल में अगली सीट, नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग आप करेंगे अगली सीट पर जाने के लिए? 4 ऑप्शन। सही आंसर सी, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन दबा देंगे। कंट्रोल के साथ में आप पेज डाउन दबा देंगे तो आप अगली सीट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ें 41 क्या है? एक सेल से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी सेल में लागू करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? यानी एक जगह से आप कॉपी कर रहे हैं, दूसरी जगह पर आप उसको लगा रहे हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा टूल? ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा आप इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन को छोड़ते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी आपका स्टेटमेंट वाले आने वाले हैं, वहां पर समय लगेगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके रख रहे हैं। 42 सेल में अगर mod 10,3 का परिणाम हम डायल करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर हम किसी भी सेल में इक्वल टू mod 10,3 दबा देते हैं तो क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। क्या परिणाम निकलेगा? इसका परिणाम निकलेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक निकलेगा। कैसे? तो मॉड फंक्शन का उपयोग भाग देने के बाद में शेषफल निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब 10 में 3 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 3 तक 9, शेषफल क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, तो ये 1 क्या हो जाएगा? 1 अगर हमको प्राप्त करना है तो मॉड का प्रयोग करेंगे, यानी किसी भी संख्या में हम किसी का भाग दें और लास्ट में शेषफल हमको कितना मिले, इसके लिए हम मॉड का प्रयोग करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 43 किसी फॉर्मूले के अंदर किसी दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक फॉर्मूले के अंदर दूसरे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बताइए? सही आंसर हो जाएगा नेस्टेड फार्मूला। हम उसको क्या कहेंगे? नेस्टेड फार्मूला। एक ही फार्मूला है, उसके अंदर एक और फार्मूला आप लगा दे रहे हो, है ना, सम भी कर रहे थे, अब गुणा वाला फार्मूला भी लगा दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? नेस्टेड फार्मूला कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 44 है लैन और डबल कॉमा एक्सेल का परिणाम क्या होगा बताइए? तो लैन डबल कॉमा एक्सेल का परिणाम हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा ये देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा उसका सॉल्यूशन। भाई लैन फंक्शन जो है वो किसी भी टेक्स्ट में अक्षरों की कुल संख्या को गिनता है ना। तो कुल कितने संख्या है एक्सेल में ये आपको बताएगा भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि लैन आपको ये बताता है कि इस टेक्स्ट में कितने संख्याएं हैं, कितने अक्षर हैं, तो 5 है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये 5% बैटरी बची है, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, देख ही नहीं पाए थोड़ा इसको, चार्ज पे लगाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अभी तो काफ़ी बचा है ना। तो पहले इसको हम एक काम करते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए 44 के बाद 45 पर चलते हैं, शायद 45 पर ही हमने छोड़ा था, है ना, थोड़ा सा चार्ज कर लिया है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है? इनमें से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है आपका? तो वी लुकअप जो है ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो खोजने का काम करता है, ठीक है ना, एनालिसिस करने का काम नहीं करता है। तो गोल सीक हो गया, सिनेरियो मैनेजर हो गया, डाटा टेबल हो गया, ये एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस टूल हैं जिनका उपयोग भविष्य के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन वी लुकअप क्या है? वी लुकअप एक फंक्शन है जिसका उपयोग हम खोजने के लिए करते हैं। चलें 46 पर। 46 क्या आ रहा है? देखिए, एक्सेल में टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट किस तरफ अलाइन होता है, यानी एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है वो किस तरफ से शुरू होता है, कहां पर स्थित होता है बाय डिफॉल्ट जब हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपका हो जाएगा कहां पर ये अलाइन करेगा, तो लेफ्ट से इसकी शुरुआत होती है, लेफ्ट पर ही अलाइन करेगा। जब हम शुरुआत करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से ही शुरू करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 कह रहे हैं फार्मूला बार को बड़ा, एक्सपेंड या छोटा करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हम फार्मूला बार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और यू दबा दीजिए तो फार्मूला बार जो है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि किसी सेल में बहुत बड़ा फॉर्मूला या पैराग्राफ लिखना है तो फॉर्मूला बार को नीचे की तरफ एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और यू दबा देते हैं। अगला 48 एक्सेल फाइल में मैक्रो इनेबल करके फाइल को सेव करने पर एक्सटेंस क्या हो जाएगा? अगर आपने मैक्रो इनेबल कर दिया है और फिर आप फाइल को सेव कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सटेंशन .xlm हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक XLS चल रहा था लेकिन अब आपने इसको मैक्रो कर दिया है तो इसमें m और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो .xlm हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 49 कह रहा है किसी संख्या को निकटतम
पूर्णांक यानी कि नियरेस्ट होल नंबर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? नियरेस्ट अगर होल नंबर में आपको बदलना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राउंड दबा देंगे, राउंड के साथ में ये आप कोष्टक लगा देंगे तो ये आपका क्या करेगा, किसी भी संख्या को निकटतम मान में बता देगा। जैसे आपने कहा 9.3333, अब क्या करेगा, आप राउंड दबा दीजिए तो ये बिल्कुल 10 बता देगा आपको, ठीक है। यानी इसके नियरेस्ट आपको बता देगा, या फिर 9 बता देगा। भाई अगर 50 से कम है, 9.33 है ना, तो ये किसके साथ पास में है? 9 के पास में है, तो राउंड अप में आपको 9 बता देगा। अगर आप 9.57 करते हो और 50 से ऊपर निकल गए ना, तो ये किसकी तरफ चले गए? 10 की तरफ चले गए, तो आपको राउंड में ये जो है 10 बता देगा, ठीक है। आगे बढ़िए 50 नंबर। 50 नंबर क्या है? 50 नंबर एक्सेल में किसी क्रिया को वापस लाने यानी रीडू करने का शॉर्टकट की क्या होती है? अगर किसी को रीडू करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रीडू करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में वाई दबाना पड़ेगा, तो ये जो पूरी क्रिया है वो क्या हो जाएगी? रीडू हो जाएगी, यानी कि वापस से वहीं पहुंच जाएगी जहां से आपने शुरुआत किया था। तो 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं एमसीक्यू के। अब हम स्टेटमेंट वाले शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम अब चल रहे हैं प्रो लेवल की ओर, और 51 नंबर का प्रश्न है। ये रहा आपके सामने प्रो लेवल का पहला प्रश्न। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है। क्या यह बात सही है? कथन नंबर 2 कह रहा है फ्लैश फिल सुविधा पहली बार एक्सेल 2013 में पेश की गई थी। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? उसके आधार पर जो है अपन को आंसर लगाना है। फिलहाल सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत 400 होता है और फ्लैश फिल सुविधा पहली बार 2013 में पास की गई थी। ये दोनों बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। भाई एमएस एक्सेल में आप वर्कशीट को अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं, जबकि एमएस वर्ड में 500% होता है। फ्लैश फिल जो शॉर्टकट है कंट्रोल ई दबाने पर शुरू होता है। एक्सेल 2013 का एक फीचर है जो आपके डेटा टाइप करने के पैटर्न को पहचान करके बाकी सेल को ऑटोमेटिक भर देता है कि आप किस तरफ से जो है सेल को डेटा भर रहे हैं, उसी हिसाब से आगे की सेल को भी ये अपने आप भर देगा। चलिए 52 नंबर देखिए। 52 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से नंबर बाईं ओर से अलाइन होते हैं। क्या यह बात सही है? हाँ भैया, अभी तो आपने बताया था, सही बात है। हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी जो है वो कंट्रोल+H होती है। क्या ये बात भी सही है? तो ये आप देखेंगे कि ये दोनों कथन जो हैं वो आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हो जाएंगे। क्यों? एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से नंबर बाईं ओर से नहीं होते हैं, है ना। पूरे आपके लेटर जो है वो बाईं ओर से शुरू होते हैं। देखिए, एक्सेल में कोई भी संख्या नंबर टाइप करने पर डिफॉल्ट रूप से दाईं ओर से होगी। ऊपर हमने आपको बताया था, आप कोई भी लेटर अगर टाइप कर रहे हैं तो वो बाईं ओर से डिफॉल्ट रूप से चालू होगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है नंबर की, है ना। देखो, पढ़ने में हम भी थोड़ा सा देखने में रह गए थे। नंबर बोल रहा है, भाई नंबर जो है वो कहाँ से होंगे? तो नंबर बाईं ओर से नहीं होते हैं, नंबर तो आपके दाईं ओर से ही शुरू होंगे। लेकिन लेटर अगर आप टाइप करेंगे तो लेटर आपका बाईं ओर से होगा। यानी पहली भी गलत हो गई और दूसरी भी गलत हो गई। दूसरी क्यों गलत हो गई उसका भी रीजन यहाँ पर दे रखा है कि पहली बात तो टेक्स्ट होगा वो बाईं ओर से होगा, नंबर दाईं ओर से होंगे। इसके अलावा किसी भी सेल में हाइपर लिंक जोड़ने का शॉर्टकट की कंट्रोल+K होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि कंट्रोल+H का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। अभी ऊपर आपको बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ में H का प्रयोग करेंगे। हाइपर लिंक डालना है तो कंट्रोल के साथ में K का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए अगला कह रहे हैं कथन पर आपको विचार करना। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, बताइए क्या कथन है। कथन 1 कह रहा है कि जो स्पार्क लाइंस होते हैं, स्पार्क लाइंस एक्सेल में एक सिंगल सेल के भीतर छोटे छोटे चार्ट होते हैं। क्या हम इनको स्पार्क लाइन कहते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। छोटे छोटे जो चार्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्पार्क लाइन कहेंगे। पहली बात तो सही है। एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। अभी ऊपर आपको बता कर आ रहे हैं, चाहे वो आपका वर्कबुक हो चाहे वो वर्कशीट हो, दोनों को आप पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्कबुक को कर देंगे तो वर्कशीट तो अपने आप ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी वर्कशीट मिलकर के ही तो वर्कबुक बन रही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यानी कथन 1 सही है, 2 गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा सी हो जाएगा। कथन 1 सत्य लेकिन 2 असत्य है। क्यों असत्य और सत्य है वो यहां पर पूरा का पूरा दिया गया है। चलिए 54 में चलते हैं। 9%। चलो 54 में चलते हैं। देखिए 54 में भी आपको 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कथन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ट्रेस प्रीसीडेंट है, यानी कि जो ट्रेस प्रीसीडेंट है विकल्प एक्सेल के होम टैब में पाया जाता है। क्या ये बात सही है कि ट्रेस जो आपका प्रीसीडेंट विकल्प है ये होम टैब में मिलता है?
नंबर 2 देखिए, एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी F7 का उपयोग करके स्पेलिंग चेक की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ट्रेस प्रेसिडेंट है ये विकल्प एक्सेल की होम टैब में नहीं मिलता है। यानी आपका एक गलत दो सही कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी है, एक कथन सत्य है, दूसरा सत्य है। क्यों असत्य सत्य है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जो आपका ट्रेस प्रेसिडेंट है ना, यह वह टूल है जो ये दिखाता है कि वर्तमान फॉर्मूले में किन किन सेल्स का उपयोग हुआ है। एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंतर्गत ये होता है, यानी होम टैब में नहीं होता है, फॉर्मूलाज टैब में होता है। ठीक है, होम टैब में नहीं होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। वर्ड की तरह एक्सेल में भी बर्तनी यानी कि आपको अगर स्पेलिंग चेक करना है तो आप F7 की का प्रयोग करेंगे, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। 55 में चलते हैं। 55 ये रहा आपके सामने। 55 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, एक्सेल के एक सेल में अधिकतम 32,756 कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप एक सेल में टाइप करने जा रहे हैं तो 32,767 कैरेक्टर को आप वहां पर टाइप कर सकते हैं। दूसरा, काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसी विशेष शर्त को पूरा करने के लिए सेल की गिनती करने के लिए किया जाता है। यह बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको काउंट करना, इफ का मतलब ही होता है कोई कंडीशन आप दे रहे हो ना, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा इफ का प्रयोग कहां पर किया जाता है? कंडीशन के लिए, है ना। तो दोनों बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी दोनों कथन हमारे सत्य हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारा यहां पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा यहां पर सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। 56 पर चलते हैं। 56 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक क्या है? एक्सेल में कॉलम को 1 2 3 संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता है। नहीं भैया, कॉलम को तो ABCD से दर्शाते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। फॉर्मूला बार में किसी फॉर्मूला को छिपाना, हाइड करना संभव नहीं है, ये भी गलत है। फॉर्मूला को हम छिपा भी सकते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों कथन जो हैं वो आपके असत्य हो जाएंगे। 56 का कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका असत्य हो जाएगा। 1 2 3 में नहीं, ABC में दर्शाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला सेल Ctrl+1 के प्रोटेक्शन विकल्प में जाकर के हिडन पर टिक करके हम किसी भी फॉर्मूला सेल को छुपा सकते हैं, इसलिए आपके ये दोनों कथन जो है असत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देखिए कि स्लाइसर का उपयोग पिवट टेबल में डेटा को आसानी से फिल्टर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी स्लाइसर का उपयोग करते हैं तो जो पिवट टेबल आपने डाली है उसके अंदर जो इंसर्ट की है पिवट टेबल, उसको आसानी से आप फिल्टर कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्सेल सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter का प्रयोग किया जाता है। नहीं भैया, कंट्रोल इंटर का प्रयोग नहीं करते हैं, अभी ऊपर ही तो आपको बताया था। यानी कथन 1 आपका सत्य, कथन 2 आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। स्लाइसर एक्सेल 2010 में पेश किया गया एक विजुअल टूल है जो पिवट टेबल में बहुत तेजी से डेटा फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, कथन 1 तो सही हो गया। लेकिन किसी एक ही सेल के अंदर दूसरी लाइन पर जाने के लिए Alt+Enter दबाया जाता है, कंट्रोल इंटर नहीं दबाते हैं। Alt के साथ में इंटर दबाते हैं तो आप दूसरे में चले जाएंगे, यानी कथन 2 आपका सत्य, कथन 1 आपका सत्य हो जाएगा। चलिए 58 में चलते हैं। 58 क्या कह रहा है? देखिए 58 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। जो आपका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज विकल्प डेटा को कॉपी करते समय पंक्तियों को पंक्तियों में ही पेस्ट करता है, यानी कि एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में क्या ये पेस्ट करता है? कौन सा ट्रांसपोज? क्या ये बात सही है? या फिर एक्सेल 2016 में नई वर्कबुक खोलने पर डिफॉल्ट रूप से केवल एक वर्कशीट होती है, तो बात सही है। अभी आपको बताया था भाई, इससे पहले तो 3 डिफॉल्ट सीट होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 2013 के बाद वाली जितनी भी उसमें एक डिफॉल्ट सीट होती है। तो कथन 2 आपका सत्य है, कथन 1 आपका गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो जाएगा आइए देख लेते हैं। फिलहाल आंसर डी आपका सही है, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। देखिए कैसे। पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? ट्रांसपोज पेस्ट स्पेशल का एक फीचर है जो हॉरिजॉन्टल डेटा रो और वर्टिकल कॉलम में बदल देता है, ना कि रो को रो में। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल आपकी रो है उसको कॉलम में बदल देगा, कॉलम को रो में बदल देगा। ठीक है, रो को रो में नहीं पेस्ट करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, पुराने एक्सेल वर्जन में 2007-2010 में डिफॉल्ट रूप से 3 सीट होती थी, लेकिन अब कितनी होती हैं? अब एक ही सीट खुलती है 2013 के बाद वाले में, ध्यान रखना है। चलिए 59 पर देखते हैं। 59 कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और कथन कौन कौन से सत्य हैं वो आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं एक्सेल में एक कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई 8.43 कैरेक्टर होती है। तो डिफॉल्ट चौड़ाई की बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है, 8.43 कैरेक्टर हो जाएंगे। कथन 2 कह रहे हैं Ctrl+9 का उपयोग चयनित पंक्तियों को छिपाने, हाइड करने के लिए किया जाता है। अगर जो रो आपने सिलेक्ट कर रखी हैं उनको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में 9 दबा दीजिए, अपने आप हाइड हो जाएंगी। यानी दोनों बातें हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है, आप अच्छे से देख लेना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 नंबर ये रहा आपके सामने। 60 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 60 नंबर कह रहा है कि भाई गोल सीक कथनों पर विचार कीजिए। गोल सीक फीचर एक्सेल के रिव्यू टैब में होता है। क्या ये बात सही है कि जो गोल सीक जो आपका वो है फीचर है, ये आपका रिव्यू टैब में होता है? क्या ये बात सही है? या फिर कथन 2 कह रहा है इंडेक्स और मैच फंक्शन का संयोजन वी लुकअप का एक शक्तिशाली विकल्प हो जाएगा। बताइए भाई, इंडेक्स और मैच यही तो होते हैं जहां पर हम मैच करते हैं, यानी कि खोजते हैं। भाई वी लुकअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वी लुकअप का प्रयोग वर्टिकल लुकअप के लिए किया जाता है, वर्टिकल चीजों को ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका कथन 2 तो सत्य हो जाएगा, लेकिन कथन 1 असत्य हो जाएगा, क्योंकि गोल सीक जो है वो रिव्यू टैब में नहीं होता है। कहां पर होता है वो आइए देख लेते हैं। फिलहाल आंसर हमारा कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। देखिए जो गोल सीक वाला जो टूल है वो किसी लक्ष्य के मूल्य को प्राप्त करने के लिए अज्ञात मूल्य की गणना करता है। एक्सेल के डेटा टैब में मिलेगा आपको ये, ठीक है ना? तो डेटा टैब में मिलेगा, रिव्यू टैब में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह एक व्हाट इफ एनालिसिस विकल्प के अंतर्गत आता है। वहीं जो है ये रिव्यू टैब में नहीं होता है, ठीक है ना? इंडेक्स और मैच फंक्शन को मिलाकर के उपयोग करना ही वी लुकअप का बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यही तो हम सर्च करते हैं भाई। इंडेक्स में मैच कराना है, इंडेक्स में मैच कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं। तो वी लुकअप का प्रयोग केवल दाएं ओर के डेटा खोजता है, जबकि इंडेक्स मैच दाएं और बाएं दोनों तरफ के डेटा को आसानी से खोज सकता है। तो वी लुकअप में हम इंडेक्स मैच का प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो इस तरह से 60 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के पास में। शेयर का ऑप्शन नीचे आपको इस तरह से एक एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे रेड कलर का, उसको जो है दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली जिसमें हम एमपी जीके के अंतर्गत जीके जीएस प्रीवियस जो क्वेश्चन एमपी ईएसबी एपटेक ने पूछे हैं उनको एक साथ में हम कवर करने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन करके पीवाईक्यू हम कवर करेंगे। रीसेंट एग्जाम आपका एमपी एसआई का हुआ है, फॉरेस्ट का हुआ है, तो दोनों की आंसर की आ गई है, हॉस्पिटल का हुआ है, दोनों तीनों की आंसर की आ गई है। तो यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं, पीछे से, यानी बिल्कुल रीसेंट से शुरुआत करेंगे। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट से हम जीके जीएस के क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और वो 50-50 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। उसके बाद में एमपी फॉरेस्ट की ओर चलेंगे, फिर एमपी एसआई की ओर। इस तरह से हम चलते हुए लगभग 2500 हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम से पहले 2500 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे 50-50 100-100 के अंतर्गत करते हुए। ठीक है ना? जहां पर हमको जरूरत लगेगी वन लाइनर कर लेंगे तो 100-100 क्वेश्चन कर लिया करेंगे, और अगर हम चाहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में तो 50-50 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। कैसे करना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 100-100 क्वेश्चन करना है या 50-50 क्वेश्चन करना है ना? तो उस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहें। और नोट्स आपको जरूर ले लेना है, क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको जो है जो भी नोट्स आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। कोई ऐप वैप इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट इस पर आपको पेमेंट करना है। 199 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। जैसे ही व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे हम आपको तुरंत दोनों ग्रुप की लिंक सेंड कर देंगे और आप वहाँ से जो है PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।